नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की। अरुण जेटली का आज जयंती है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के अन्य नेताओं ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अरुण जेटली ने देश के विकास के लिए लगातार काम किया है। वहीं अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, मेरे दोस्त अरुण जेटली जी की जयंती पर उन्हें नमन। उनका व्यक्तित्व, ज्ञान, कानूनी समझ को हर कोई याद करता है। उन्होंने देश के विकास के लिए लगातार काम किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, अरुण जेटली जी को उनकी जयंती पर नमन। वो एक शानदार सांसद थे जिनके ज्ञान और इनपुट का कोई सा नहीं रहा हो। देश के विकास में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इनके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य बड़े नेताओं ने अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। वहीं बीजेपी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर अरुण जेटली जी को याद किया। साथ ही बीजेपी की ओर से लिखा गया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में दौरान लिए गए रिफॉर्म में अरुण जेटली का योगदान शानदार रहा था। आपको बता दें कि अरुण जेटली का जन्म 28 सितंबर 1952 को हुआ था, जबकि लंबी बीमारी के बाद 24 अगस्त 2019 को उनका निधन हो गया था। अरुण जेटली ने वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री समेत अन्य कई अहम पदों का कार्यभार संभाला था। शोपियां में फर्जी मुठभेड़ मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को अहम खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आर्मी कैप्टन और उसके 2 सहयोगियों ने 3 मजदूरों को मारने के बाद उनके पास हथियार रख दिए थे ताकि उन्हें कट्टर आतंकवादी घोषित किया जा सके। ये फर्जी मुठभेड़ जुलाई 2020 में हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान पूरी साजिश का खुलासा हुआ है। 62 RRA के आरोपी कैप्टन भूपेंद्र सिंह, मेजर बशीर खान, चौगाम के रहने वाले ताबिश नजीर और पुलवामा के रहने वाले बिलाल अहमद लोन ने तीनों मजदूरों का अपहरण किया और उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मार डाला। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि आर्मी कैप्टन ने जानबूझकर SOP का पालन नहीं किया और मजदूरों के शवों के पास अवैध रूप से प्राप्त हथियारों और सामान को रख दिया ताकि उनकी पहचान छिपा ली जाए और उन पर कट्टर आतंकी का टैग लगाया जा सके। इसी के साथ ही आरोपी आर्मी कैप्टन ने जानबूझकर सहयोगियों और अपने अधिकारियों को गलत जानकारी दी। आपको बता दें कि शनिवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने शोपियां फर्जी मुठभेड़ में मामले में कैप्टन रैंक के एक अन्य सैन्य अधिकारी और 2 अन्य लोगों के खिलाफ एक चालान पेश किया है। सूत्रों ने कहा है कि 300 पेज के चालान को प्रधान और सत्र न्यायाधीश शोपियां के समक्ष पेश किया गया। इस पूरे मामले की जांच जम्मू कश्मीर पुलिस की SIT कर रही है। और इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में चौराहे पर भीख मांग रहे बच्चे भी अब स्कूल जाएंगे। बताया जा रहा है कि मिशन शक्ति अभियान के तहत बच्चों की मदद की जाएगी। साथ ही शहर के 34 चौराहों पर बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। आपको बता दें कि योजना में बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन मदद करेंगे। साथ ही योजना में करीब 50 NGO भी बच्चों की मदद करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से है, जहां बताया जा रहा है कि सड़क पर भीख मांग रहे बच्चे भी अब शिक्षित होंगे। सभी को शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि शहर के 34 चौराहों पर बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे यूपीओ ब्यूरो आसिफ बेग हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। जी आसिफ, बताया जा रहा है कि अब हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त होगी, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, सरकार ने, यूपी सरकार ने मिशन शक्ति का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके तहत जो है पहली बात तो इसमें महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और ये जो है अभियान जो है काफी हद तक सफलता के रूप में भी देखे जा रहा है। अब इसके बाद जो अगला चरण है, सरकार ने अब जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उनका भविष्य संवारने के लिए जो है एक मुहिम चला रखी है। और इसके तहत जो बच्चे जो है सड़कों पर भीख मांगते या काम करते पाए जाएंगे तो उनको जो है समितियों के माध्यम से और सरकार के माध्यम से उनको शिक्षित किया जाएगा। इससे जो है एक जो है देश की मजबूती होगी। दूसरी तरफ जो है सरकार भी जो है इस पर पूरी नजर रखी हुई है। इसमें बाल श्रम के भी अधिकारी मौजूद रहेंगे और वह चिन्हित करके बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे और उनके पढ़ाई लिखाई का जिम्मा और उनके रहने की व्यवस्था तक भी करने की तैयारी जो है चल रही है। जी
जी, आसिफ, क्या लगता है इस पहल के बाद हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो पाएगी? देखा जाए तो काफी ऐसे बच्चे हैं जो सड़कों पर भीख मांगते हैं, लेकिन इस मुहिम के बाद, इस पहल के बाद, क्या हर घर में जो बच्चा है वो शिक्षित होगा? जी बिल्कुल सरकार की मंशा, यूपी सरकार की मंशा है कि हर घर में जो है पढ़े लिखे हों बच्चे हों, और जो पैसे के अभाव में या पैसे के अभाव में काम कर रहे हैं या फिर भीख मांग रहे हैं, उनको लेकर जो है सरकार बेहद गंभीर दिखाई जा रही है। यही वजह है कि जो है अब समितियां भी इस मामले में सामने आई हैं। साथ ही साथ जो है सरकार से कंधा मिलाकर समितियां जो है बच्चों को अपने पास ले जाएंगे, और जो इनकी समिति है, समिति के माध्यम से इनके रहने खाने की व्यवस्था के साथ साथ इनकी पढ़ाई लिखाई की भी जिम्मेदारी ले रही। माना जा रहा है कि जो कदम है समितियों का और सरकार का, इसका फायदा जो है बच्चों को मिलेगा, और जो बच्चे जो है भीख मांग रहे हैं उनका भी भविष्य जो है आने वाले दिनों में उज्जवल हो सकेगा। फिलहाल जो है अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से जो है सरकार और समितियां जो अभियान चला रही हैं, यह आगे कितने दिनों तक चलेगा, क्योंकि मिशन शक्ति जो है, मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के सम्मान सुरक्षा की बात हो रही थी, उस पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब इसी के तहत जो ये दूसरा अभियान चल रहा है भीख मांगने वाले बच्चों को, इनके भविष्य संवारने के लिए, तो इस पर भी यह अभियान चलाया जा रहा है, और कितना सफल होगा अभी तो यह देखने वाली बात होगी। जी आसिफ, इस मामले पर लगातार नजर बनाए रखिएगा और हमें जानकारी देते रहेगा। यूपी के कौशाम्बी में जेल प्रशासन ने अनोखी पहल की है। यहाँ के बंदियों ने जेल के पुराने कंबलों से गौवंशों के लिए गर्म कोट बनाने का काम शुरू किया है। पहले चरण में तकरीबन 150 गर्म कोट बनाए गए हैं। इन कोटों को मुख्यालय से सटे एक गौशाला में ले जाकर अफसरों ने गौवंश को पहना भी दिया है। जेल प्रशासन की अनोखी पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही सराहना की है। वहीं डीएम अमित कुमार सिंह ने बताया कि ठंड के चलते इंसान ही क्या, मवेशी भी परेशान हो जाते हैं। ठंड से बचाव के लिए गौवंश को गर्म कोट, जेल के बंदियों के फटे पुराने कपड़ों को एकत्रित कर बनाया जा रहा है। पहले चरण में लगभग 150 कंबल बनाए गए हैं। इन कंबलों को कुछ गौवंश को पहना दिया गया है और आगे भी बंदियों के माध्यम से कोट बनाने का काम जारी रहेगा। जिले भर के गौशाला के गौवंशों को गर्म कोट पहनाया जाएगा। हम लोगों ने जो ये गौशालाओं में ये एक अभियान चलाया है कि सभी गौशालाओं में हमें उचित प्रबंध करना है शीतलहरी का। उसी प्रयासों में से आज एक प्रयास है जिसमें हम लोगों के जनपद में एक बहुत सराहनीय कार्य हुआ है, जिसके अंतर्गत जो हमारे जेल में कैदी लोग हैं उनके परिश्रम से हम लोग उनके लिए ये ओढ़ना तैयार करवाए हैं। तो इस तरह अभी हम लोग ने लगभग 150-200 तैयार किए हैं, और आगे भी हम लोगों का प्रयास है कि इसको अधिक से अधिक संख्या में हम लोग तैयार करेंगे। और हम लोगों की जितनी भी जो जनपद में 60 से ऊपर गौशालाएँ हैं उसमें हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे, और इसका हम लोग पूरी तरह और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में चोरों ने पार्किंग से बुलेट चुरा ली है। उसके बाद बताया जा रहा है कि बुलेट लेकर चोर जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित ने तहरीर के साथ चौकी इंचार्ज को सीसीटीवी फुटेज दिया है, जिसके बाद 24 घंटे बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। आपको बता दें पूरा मामला चिनट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां चोरों के हौसले लगातार बुलंद देखे जा रहे हैं। चोरों में पुलिस का खौफ लगातार खत्म होता जा रहा है, जिसके चलते आए दिन चोर किसी न किसी घटना को अंजाम देते रहते हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी से हमारे यूपी ब्यूरो आसिफ बेग हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी आसिफ, बताया जा रहा है कि चोरों ने पार्किंग से बुलेट को चुरा लिया, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, रितेश नाम के युवक की बुलेट पार्किंग में खड़ी थी, जो चिनाट थाना क्षेत्र में स्थित फ्लैट है, और वहां से जो है चोर बुलेट को उठा ले गए, और पूरा मामला जो है सीसीटीवी में भी कैद हो गया है। बावजूद इसके जो है यहाँ पर जो है पुलिस अभी खाली हाथ है, और अभी तक जो है बुलेट बाइक बरामद नहीं हो सकी है, जिसको लेकर जो है पीड़ित काफी परेशान भी है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जब से कमिश्नर डीके ठाकुर ने चार्ज संभाला है, चार्ज संभालते ही उन्होंने कहा था कि कमिश्नरेट क्षेत्र में जो है अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है उसके तहत जो है अपराध का सफाया किया जाएगा। लेकिन
आए दिन हो रही वारदातों से जो है आम लोग जो है सहमे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार की भी जो मंशा है वह सफल नहीं होती दिख रही है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी लगातार सरकार पर आरोप प्रत्यारोप भी करते रहते हैं। बावजूद इसके जो है जो पुलिस है, लखनऊ की पुलिस उस पर ध्यान नहीं दे रही है, अपराधियों पर शिकंजा नहीं कस रही। यही वजह है कि आए दिन लगातार वारदात हो रही है। हालांकि पूरे मामले को जो है अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। सीसीटीवी फुटेज जो है वायरल भी हो रही है, लेकिन अभी तक चोर का कोई पता नहीं चल सका। जी बिल्कुल। आसिफ, बताया जाए कि 24 घंटे बीतने के बाद भी एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं हुई है। क्या कुछ वजह मानी जाए? इसमें पुलिस की लापरवाही कही जाएगी या क्या कुछ वजह मानी जाए कि एफआईआर दर्ज की नहीं गई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो है अपराध होता है और दिखावे के लिए अगर मामला जो है सोशल मीडिया पर या अधिकारियों के संज्ञान में आ जाता है तब कहीं जाकर पुलिस कार्रवाई करती है, नहीं तो कुंभकर्णी नींद जो है जिस तरह से सो रही है, 24 घंटा बीत जाने के बाद ही एफआईआर दर्ज करने में हीलाहवाली की गई। इसको लेकर जो है पुलिस जो है की लापरवाही जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है। पीड़ित ने तहरीर भी दिया मुकदमा दर्ज कराने के लिए, लेकिन अभी तक एफआईआर न दर्ज होना और कार्रवाई के लिए टरकाना, इससे कहीं न कहीं जो है अपराध को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ जो वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश है वह कहीं न कहीं खुली छूट भी पा रहे हैं और आगे भी इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि जो है पीड़ित के तहरीर पर अधिकारी सिर्फ कोरा आश्वासन ही दे रहे हैं। जी आसिफ, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच बड़ी खबर हल्द्वानी से है, जहां नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसके मीणा को कोरोना हो गया है, जिसके बाद जानकारी मिली है कि हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं सुशीला तिवारी अस्पताल की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पुष्टि की गई। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हल्द्वानी से दे रहे हैं, जहाँ नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में शनिवार को कांग्रेस ने गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा निकाली, जहां यात्रा की शुरुआत होते ही पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत 64 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि देर शाम निजी मुचलके पर उन्हें सिरहा कर दिया गया। आपको बता दें कि ललितपुर जिले के दैलवारा गांव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू गाय बचाओ किसान बचाओ पद यात्रा के लिए पहुंचे, जहां गाय की अस्थियों से भरी मिट्टी का कलश सिर पर रखकर उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। वहीं पुलिस ने इजाजत न होने का हवाला देते हुए पदयात्रा निकालने से रोक दिया, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं माने और पदयात्रा निकालने पर अड़े रहे। वहीं अजय कुमार लल्लू समेत 64 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के बाद पुलिस लाइन लाया गया, जहां देर शाम निजी मुचलकों पर छोड़ दिया गया। पूरे प्रदेश में गौशालाओं में गाय माता सरकार के अभाव के नाते, सरकारी उदासीनता के नाते तड़प तड़प के मर रही है। न चारे का इंतजाम है, न ठंड से बचने का उनके पास कोई साधन और व्यवस्था है, न टीन सेट की कोई व्यवस्था है। जब ललितपुर से हमने यात्रा शुरू की, इस सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया। मुझे वहां से उठाकर, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को उठाकर ललितपुर पुलिस लाइन में ला। और इस समय की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि यूपी में शिवसेना भी पंचायत चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि प्रत्याशी चयन के लिए सभी जिलों से मांगे आवेदन जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि यूपी शिवसेना अध्यक्ष अनिल सिंह ने बैठक कर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी यूपी में पंचायत चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव है, जिसके बाद सभी पार्टियों के लिए चुनाव महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। वहीं लगातार आपको बता दें कि शिवसेना भी पंचायत चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद शिवसेना के बाद आप पार्टी ने भी चुनाव में लड़ने की घोषणा कर दी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो आसिफ बेग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
जी आपसे बताया जा रहा है कि शिवसेना भी अब पंचायत चुनाव लड़ेगी, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, प्रधानों का पंचायत चुनाव होना है और इसमें कार्यकाल भी खत्म हो गया है। इसको लेकर जो है शिवसेना का मास्टर प्लान भी तैयार हो गया और वह इस चुनाव में जो है अपने प्रत्याशी उतारेगी और सीधे तौर पर जो है शिवसेना की तरफ से आधिकारिक घोषणा भी की गई है कि आने वाला चुनाव जो है वह लड़ेगी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी इसमें दम भर रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से पार्टियां जो है पंचायत चुनाव को लेकर जो है सक्रिय है और अपने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जिताने की कोशिश कर रही हैं, इसको लेकर पंचायत चुनाव भी काफी दिलचस्प होगा। फिर वही दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जिस तरह से यह पंचायत चुनाव काफी यूपी का दिलचस्प होगा, दूसरी तरफ जो है सरकार भी इस पर पूरी नजर गड़ाई हुई है। सरकार के नुमाइंदे जो है लगे हुए हैं और इस सबसे बड़ी पहलू यह है कि इस चुनाव में ज्यादातर विवाद के भी मामले आते हैं और इसको चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक और यूपी सरकार की बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी भी है। फिलहाल जो है जिस तरह से आम आदमी पार्टी और शिवसेना ने मैदान में उतरने का मन बनाया है, इससे कहीं न कहीं जो है अब जो है काफी दिलचस्प हो गया है चुनाव। फिलहाल जो मुद्दे हैं उसको लेकर भी चर्चा चल रही है। शिवसेना जो है इस बार जो है अपने गिने चुने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की घोषणा कर सकती है। साथ ही साथ जो है मुद्दा क्या रहेगा, क्या जातवाद का मुद्दा रहेगा या फिर विकास का मुद्दा रहेगा या क्या वायदे करेंगे, इसको लेकर भी जो है जो पंचायत चुनाव की अदालत है उसमें लोग जाएंगे और इसको लेकर जो है काफी उत्सुक भी नजर आ रहे हैं। जी आसिफ, शिवसेना अध्यक्ष अनिल सिंह ने बैठक की है, उसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? जी आपको बता दूं कि शिवसेना भी आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी की तरह शिवसेना पंचायत चुनाव में कूद रही। साथ ही साथ जो है यह आने वाला चुनाव भी जो है 2022 का होना है, इसको लेकर भी जो है तैयारी चल रही है और मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इस चुनाव में जो बैठक की गई है, सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से जो है शिवसेना और अन्य पार्टियां जो है पंचायत चुनाव में अपने प्रतिनिधि उतारेंगी, उसको लेकर यह जमीन आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयार की जा रही है और मजबूती से लड़ने के लिए ही जो है विधानसभा चुनाव में तैयारी की जा रही है और इनके जितने भी प्रत्याशी अगर जीतते हैं तो आने वाले जो है विधानसभा चुनाव में भी जो है इनका अहम रोल होगा और जो जीते प्रत्याशी होंगे, जो कैंडिडेट हैं, वह मजबूती से विधानसभा चुनाव में पार्टी की मदद भी कर सकते हैं। तो यही वजह है कि इस छोटे से चुनाव में, पंचायत चुनाव में अब जो है राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव मैदान में उतरने पर उतारू हो गई है और उन्हें लग रहा है कि अगर पंचायत चुनाव में वह मजबूती दिखा पाएंगे तो आने वाले चुनाव में भी जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी वह मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जी आसिफ, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रामनगर में शुक्रवार को ग्राम छोई क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में अर्धनग्न हालत में युवक का शव मिला, जिसको लेकर परिजनों की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ रामनगर कोतवाली में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में इंदर जोशी का अर्धनग्न हालत में शव बरामद किया गया था, जिसको लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मामले में शनिवार को ग्राम कंचनपुर छोई निवासी मृतक युवक के भाई नवीन चंद्र जोशी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी कि गौतम पांडे का जन्मदिन पर कंचनपुर छोई स्थित सुरेश चंद्र जोशी के ढाबे पर जन्मदिन पार्टी में रखी थी, जिसको उसका भाई इंदर जोशी, विजय रावत, धीरज मेहरा उर्फ बंटी, सूरज जोशी और ढाबे का कुक शामिल था। शुक्रवार सुबह गौतम पांडे का फोन आया कि उसका भाई होटल के पास गंभीर हालत में पड़ा है। वहां जाकर देखा तो उसका भाई अंडरवियर और बनियान में अर्धनग्न अवस्था में पड़ा था, जिसके बाद दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में कोतवाल अबुल कलाम ने बताया कि तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। वहीं जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं अगली खबर बांदा से है, जो आपको बता दें कि बांदा में लकड़ी काटने को लेकर 2 पक्षों में जोरदार मारपीट हो गई। आपको बता दें कि देर रात तक कोतवाली में ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद ड्रामा के बीच लाचार नजर आई पुलिस। वहीं आपको बता दें कि दोनों पक्ष देर रात तक कोतवाली में हंगामा करते रहे। वहीं मामले की जानकारी होने पर देर रात सीओ सिटी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आपको बता दें ये पूरा मामला शहर कोतवाली अंतर्गत मदन नाका मोहल्ले का बताया जा रहा है।
इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं बांदा से है, जहां लकड़ी काटने को लेकर दो पक्षों में जोरदार मारपीट हो गई। आपको बता दें कि मामूली सा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसके बाद देर रात तक कोतवाली में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहीं ड्रामे के बीच लगातार आपको बता दें कि पुलिस जो है वो लाचार नजर आई। पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की मामले को लेकर। वहीं दोनों पक्ष देर रात तक कोतवाली में हंगामा करते रहे। सितारगंज में स्वच्छता अभियान पर पलीता लगाती सड़क की तस्वीरें बदलने वाली हैं, जिसको लेकर विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने नारियल फोड़कर सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ग्राम खुनसरा में लंबे समय से अपनी बदहाली पर आंसू बहाने वाली सड़क पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसको लेकर जल भराव को लेकर ग्रामीणों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है, जिससे अब ग्रामीणों को निजात मिल जाएगी। जिसकी शुरुआती विधायक ने नारियल फोड़कर 250 मीटर सीसी रोड का निर्माण कर कार्य प्रारंभ किया। आज खुनसरा में सीसी रोड का आज शुभारंभ कर रहे हैं। कृषि मंडी से ये 200 मीटर रोड मैंने स्वीकृत कराई थी और कुछ और आवश्यकता है। मुझे लगता है कि एक दूसरा प्रपोजल देके और भी उसका जो शेष बचा है वो धनराशि हम पूरी कराएंगे। निश्चित तौर पर क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है और कोविड-19 को देखते हुए सरकार भी पैसा उपलब्ध तो करा रही है, लेकिन सरकार की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी जनहित को देखते हुए और समाज हित को देखते हुए हम समस्या का समाधान कर रहे हैं। और इसी बीच आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में जोरदार मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद आपको बता दें कि बदमाशों ने 11 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। जिसके बाद मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे बदमाश को रूप से घायल हो गया है। वहीं बदमाश से लूटे गए 9 लाख रुपए को पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि बीते शनिवार को हिंदुस्तान लीवर के गोदाम में 11 लाख की लूट को अंजाम दिया था, जिसके बाद ये मुठभेड़ आगरा सिकंदरा थाना क्षेत्र के सुनारी चौराहे पर बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं आगरा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। महानगर कांग्रेस कमेटी ने मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को लेकर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश दिखाते हुए महाराणा प्रताप चौक पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का पुतला जलाया। साथ ही कांग्रेसियों ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए राज्य में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करे। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आशीष अरोड़ा बॉबी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के माध्यम मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। साथ ही महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, अपराधी मौज ले रहे हैं, बेलगाम अफसरशाही हावी है। बीजेपी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हवा हवाई साबित हो रहा है। उस विषय में है ये क्यों हुआ इतना गंदा घिनौना काम, जहाँ जहाँ बीजेपी की राज में इतना गंदा घिनौना काम हो रहा है, इतनी शय मिल रही है, सीधा हाथों हाथ इन्हें फांसी दे दी जाए। कोई केस ना हो, कोर्ट केस कोई ना हो, इन्हें फांसी दी जाए जो हत्यारे हैं। ऐसी घटना पर मैं निंदा व्यक्त करता हूँ। आज हमने महाराणा प्रताप पे पुतला दहन करा है और ऐसी इस पे घटना पे घोर निंदा की है। हम चाहते हैं कि त्रिवेंद्र रावत की सरकार इस्तीफा दे। ऐसी सरकार जो अपना राज्य नहीं समझती, ऐसी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए अपने आप ही। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।